हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी एट 12th लेवल एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम 12th बॉम्बे यानी महाराष्ट्र बोर्ड, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जो 12th लेवल पे आपका 9th चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। हम धीरे धीरे इस चैप्टर को 1 बाय 1 स्टेप में हम डिस्कस करते जाएंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम पहले देखें कि ये जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट ये चैप्टर है। अब जब हम बात करते हैं मनी मार्केट, तो मनी मार्केट एक वो मार्केट है जो डील करता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स। क्योंकि हमारी इकोनॉमी का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बैकबोन है और ये जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और इसी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारे लिए बहुत यूज़फुल रोल प्ले करते हैं टू मार्केट्स। पहला वाला मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग में हेल्प करता है, और दूसरा है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो है वो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लेंडिंग में मदद करता है। तो इस पूरे चैप्टर को हम बहुत इजीली समझेंगे बच्चों। और मैंने शुरुआत की है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएगा, ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आएगा। यानी पहला क्वेश्चन हम इस चैप्टर का कर रहे हैं, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स देखते हैं, उस फाइनेंशियल मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मनी मार्केट। अब इस मनी मार्केट में हम देखते हैं कि ये हमारे शॉर्ट टर्म नीड्स को सेटिस्फाई करता है। किसी भी बिजनेसमैन को, कॉरपोरेट सेक्टर्स को, ट्रस्ट को या इंडिविजुअल्स को अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है और वो भी फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर, यानी अप टू 1 ईयर, अगर ऐसी कोई ज़रूरत है तो इसको सेटिस्फाई कौन करता है? मनी मार्केट। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मनी मार्केट यानी इंटायर बैंकिंग सिस्टम। हमारे जब बैंक्स की हम बात करते हैं बच्चों, तो ये बैंकिंग सेक्टर जो है वो हमारे इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप्स की बैंक्स मिलती हैं। यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, यानी नेशनलाइज्ड गवर्नमेंट बैंक्स हैं, देन प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स हैं, फॉरेन की बैंक्स हैं, रूरल रीजनल बैंक्स हैं। ये जो बैंकिंग सेक्टर है वो हमारे इकोनॉमी में मनी को जितना भी वो रिक्वायरमेंट है, जितनी डिमांड आती है उसको सप्लाई करने की कोशिश करता है। एंड बिसाइड विद दैट दे विल ट्राई टू क्रिएट क्रेडिट। तो पूरे हमारे इकोनॉमी के मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करता है हमारा बैंकिंग सिस्टम। तो हम देखते हैं ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक्स आर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और कमर्शियल बैंक्स के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सेट करता है द टॉप मोस्ट अथॉरिटी, दैट इज सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फंक्शंस ऑफ आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक। आज हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस हैं? पहले तो देखिए कमर्शियल बैंक है क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक, नेम इटसेल्फ इंडिकेट कि दे आर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑलवेज वर्क टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। लेकिन वो हमारी इकोनॉमी की बहुत से फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। नाउ ये जो कमर्शियल बैंक है ये मोस्टली डील करती है विथ मनी एंड क्रेडिट, ये उसके साथ डील करता है। ये जो हमारी कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो हमारे सेविंग्स को मोबिलाइज करती हैं, यानी कन्वर्ट करती हैं इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। हर सेक्टर की, यानी प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, हर सेक्टर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो हमारे सेविंग को मोबिलाइज करती है इनटू अ डिफरेंट सेक्टर एज पर देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट। तो मोबिलाइजिंग सेविंग एंड एलोकेटिंग यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। देन हमारे इकोनॉमी में जो बैंक्स की अगर हम बात करें, तो हमारा जो एक्चुअली मनी सेक्टर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे
क्योंकि हमने शुरुआत कमर्शियल बैंक से की है। लेकिन जनरली बच्चों जब हम मनी सेक्टर देखते हैं तो मनी सेक्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक को ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है जनरली उसमें देखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, आरआरबी बैंक्स हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ देखते हैं इंडिजीनियस बैंक्स हैं, वो काम करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं जिसमें निधीज आते हैं, चिट फंड्स आते हैं, एजेंट्स आते हैं, ब्रोकर्स आते हैं और मनी लेंडर्स भी आते हैं। तो इस तरह से नॉन ऑर्गेनाइज यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो भी हमें दिखाई देता है। तो हमारे कमर्शियल बैंक्स जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एज पर द रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय आरबीआई के हिसाब से काम करते हैं। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहती है, उनका वर्किंग पैटर्न जो रहता है दे आर मोस्टली फॉर ब्रिंगिंग द स्टेबिलिटी इन द प्राइस इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में प्राइस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना, उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ मनी को मैनेज करना, कंट्रोल करना। अगर हमारी जो सेंट्रल बैंक है यानी आरबीआई है, अगर उन्हें लगता है कि इकोनॉमी में कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई हैं कंट्रोल करना ज़रूरी है तो दे विल ट्राई टू कंट्रोल द क्रेडिट। क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का। लेकिन क्रेडिट को क्रिएट करने का काम किसका है? कमर्शियल बैंक का। तो चलो ये है कमर्शियल बैंक्स के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई। एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देने का जिसके लिए मैंने आपको हिंट दे दिया। कुछ पॉइंट्स अगर आपको ध्यान में है तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ बहुत अच्छा बन जाएगा। जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं दे मोस्टली डील विथ मनी एंड क्रेडिट। कमर्शियल बैंक्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैन इट विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग द सेविंग एंड एलोकेटिंग देम टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। और इसमें हम 4 तरह की बैंक्स को जनरली ऑब्जर्व करते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आरआरबी बैंक्स यानी रूरल रीजनल बैंक्स जो मोस्टली एग्रीकल्चर एरियाज़ को, एमएसएमई सेक्टर्स को बहुत सपोर्ट करता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉरेन बैंक्स। तो ये हो गया एक बहुत सा छोटा सा प्यारा सा एक इंट्रोडक्शन। अब आते हैं डेफिनेशन, बी पार्ट मीनिंग। अब जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया गया है कायरन क्रॉस का। अब कायरन क्रॉस ने एक बहुत ही इजी डेफिनेशन कमर्शियल बैंक के लिए दिया है कि अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ अ डीलर इन लोन एंड डेब्ट्स, जो लोन और डेब्ट्स में डील करता है। तो ये बहुत इजी डेफिनेशन है जो मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस डेफिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम। ना इसके अलावा भी आपके टेक्स्ट बुक में जो महाराष्ट्र बोर्ड का दिया हुआ है उसमें आप देखोगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 का, वो भी आपको डेफिनेशन देता है। जनरली वो भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन दिया गया है आपका टेक्स्ट बुक में, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। लेकिन इजी आपको कायरन क्रॉस का ही लगेगा कि बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज़ डीलर इन लोन एंड डेब्ट्स। लेकिन हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 है वो क्या कहता है? बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। हम एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स ऑफ मनी, किससे? फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं? फॉर द पर्पज़ ऑफ लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट, क्योंकि या तो हमें लेंड करना है या किसी को इन्वेस्टमेंट की तरफ डाइवर्ट करना है। तो फिर से बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पज़ ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट एंड रीपेएबल ऑन डिमांड, यानी जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी हम उनके डिमांड पे उनको रीपेएबल करेंगे। या विदड्रॉवेबल यानी हम वो विदड्रॉ कर सकते हैं बाय चेक या डिमांड ड्राफ्ट या कोई ऑर्डर या अदरवाइज एनी वे दे कैन विदड्रॉ इट। तो इस तरह से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 ने हमें ये डेफिनेशन दिया
कि बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, repayable on demand and withdrawable by check, demand draft, order or otherwise. तो बच्चों को थोड़ा ये लेंदी लगता है, ठीक है, समझ लिया बच्चों। आप कैरन क्रॉस का डेफिनेशन लिख सकते हो। अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज डीलर इन लोन एंड डेट्स। क्लियर बच्चों? चलो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शन है? अब कमर्शियल बैंक के 4 फंक्शंस हैं, 4 फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, क्योंकि हमारे बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स का प्राइमरी फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ये मेन फंक्शन है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और जो सेकंड आएगा ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, फर्स्ट और सेकंड हम उसके प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। नाउ ये जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है, जब एक बैंक जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है फ्रॉम द पब्लिक, अभी अभी हमने कहा कि दे आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर व्हाट पर्पस? फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा बैंक्स जो हैं दे आर स्पेशली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मनी। व्हेन दे आर बाइंग द मनी, जब वो मनी बाय कर रहे हैं यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो भी वो इंटरेस्ट रेट पे करें। एंड व्हेन दे आर सेलिंग मनी, जब वही मनी सेल कर रहे हैं यानी क्रेडिट जो है वो आपको दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन टू दे आर टेकिंग द इंटरेस्ट, लेकिन वो हायर रहता है। जब वो बाय करते हैं तो जो डिपॉजिट पे वो इंटरेस्ट पे करते हैं वो लोअर रहता है, लेकिन वही पैसा जब वो आपको क्रेडिट में देते हैं तो दे चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो वो डिफरेंस है बिटवीन 2 इंटरेस्ट रेट, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो हमारी कमर्शियल बैंक इस तरह से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मनी जो है वो यूज़ करती हैं। तो पहला हम देखते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जो है वो 2 पार्ट्स में बच्चों दिखाई देता है। पहला है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, देखो नाम ही बता रहा है, डिपॉजिट्स दैट आर विथड्रॉवेबल ऑन डिमांड। डिपॉजिट्स विच आर विथड्रॉवेबल ऑन डिमांड is called demand deposit. It is of 2 types. ये 2 टाइप का होता है जो हमारे डिमांड पे हमको वो पैसे देता है। पहला हमारा अकाउंट होता है करंट अकाउंट। अब बच्चों आपको मालूम है करंट अकाउंट जनरली कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन हो, कॉरपोरेशंस हो, ट्रस्ट हो, बिजनेसमैन हो, जनरली दे प्रेफर टू ओपन करंट अकाउंट। वो करंट अकाउंट को ओपन करते हैं। अब करंट अकाउंट में देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, आप कितनी बार भी उसमें अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करो, कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करो, कितनी बार भी आप उससे विदड्रॉ करो, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विदड्रॉवल एंड डिपॉजिट्स ऑफ द अमाउंट। वहाँ पे आपको कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 0 है। ऑन द कॉन्ट्ररी हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं दे पे सम नॉमिनल एंड रीजनेबल चार्जेस टू द बैंक, यानी सर्विस चार्ज जो है वो फॉर मेंटेनिंग द करंट अकाउंट के लिए उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट कौन ओपन करता है बच्चों? बिजनेसमैन ओपन करते हैं या फर्म्स ओपन करते हैं, या हम कहें कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो ओपन करता है, ट्रस्ट ओपन करता है, कंपनीज ओपन करती हैं। जनरली दे ओपन द करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप जो है वो वहाँ से चेक जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम आप विदड्रॉ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस करंट अकाउंट। तो इस तरह से ये करंट अकाउंट है जो हमारे डिमांड के हिसाब से चलता है, क्योंकि हमने क्या कहा? डिपॉजिट दैट आर विदड्रॉवेबल ऑन द डिमांड, उसे हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। अब इसी डिमांड डिपॉजिट का नेक्स्ट अकाउंट है सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट बताओ बच्चों कौन ओपन करता है? जनरली मिडिल क्लास एंड सैलरीड पीपल, दे मोस्टली प्रेफर टू ओपन सेविंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि वॉट एवर दे अर्न
द एंटायर इनकम दे नेवर प्रेफर टू स्पेंड ऑन कंजम्पशन। वो कभी भी अपना पूरा पैसा खर्चा नहीं करते हैं। दे ऑलवेज सेव सम पार्ट ऑफ देयर इनकम फॉर फ्यूचर नीड्स। यानी उन्हें लगता है फ्यूचर में कोई अनसर्टनिटीज़ आ गई या हमारी फ्यूचर की नीड्स होगी, हमारे फ्यूचर में हमारा बुढ़ापा आएगा तो काफ़ी हमें मेडिकल सपोर्ट चाहिए, तो वो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर फ्यूचर नीड्स, फॉर सेफ्टी नेट, दे ऑलवेज ट्राई टू सेव सम अमाउंट। तो हमेशा मिडिल क्लास को हम देखते हैं या सैलरी पीपल को हमेशा देखते हैं, दे ऑलवेज हैव देयर सेविंग अकाउंट। और ये जो सेविंग अकाउंट है वो इनके इस सेविंग हैबिट्स को प्रमोट भी करता है। तो इस तरह का जो सेविंग अकाउंट है इस पे जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है बच्चों, वो लोअर लेवल पे मिलता है। लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो अपने इनकम को हमेशा इस सेविंग अकाउंट में सेफ रखते हैं, धीरे धीरे उसमें से विथड्रॉ करते हैं। अब विथड्रॉवल पे देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, यानी हम लोग देखते हैं जब भी हम देखते हैं कि करंट अकाउंट है तो नो रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन विथड्रॉवल पे सेविंग अकाउंट में थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन इज देयर। लेकिन आप कितनी बार भी डिपॉजिट करो, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम बच्चों देखते हैं तो वो लोअर है, विच इज़ पेड ऑन सेविंग अकाउंट। लेकिन हाँ ये है कि सेविंग अकाउंट में फिर से हम कहेंगे कि ये जो डिपॉजिटर है वो अपने डिमांड के हिसाब से जब उसको ज़रूरत पड़ेगी ही कैन विथड्रॉ द अमाउंट, वो अपने मर्ज़ी के हिसाब से विथड्रॉ कर सकता है। तो इसके लिए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, दे आर द टू इम्पॉर्टेंट सेविंग अकाउंट्स फ्रॉम डिमांड डिपॉजिट्स। दूसरा है टाइम डिपॉजिट। अब जब हम टाइम डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो ये कौन सी डिपॉजिट हैं बच्चों? डिपॉजिट्स दैट आर रीपेएबल, हम पे करते हैं आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। Deposits that are repayable after a certain period of time is called time deposit. जैसे हम देखते हैं रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। अब जब हम रिकरिंग अकाउंट देखते हैं बच्चों, तो रिकरिंग अकाउंट में हम जनरली क्या ऑब्जर्व करते हैं? अंडर दिस अकाउंट कोई भी फिक्स्ड अमाउंट यानी स्पेसिफिक अमाउंट इज रेगुलरली डिपॉजिटेड बाय अकाउंट होल्डर, जैसे यूजुअली आफ्टर अ मंथ, यानी हर महीने में वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट करता है। जैसे हर मंथ वो 500 या 1000 अपने सैलरी में से बचा के वो डिपॉजिट करता है, और वो भी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे सपोज 5 इयर्स के लिए वो रखेगा। तो इस तरह से वो हर मंथ में 1000 1000 1000 करके अपने इस अमाउंट में यानी इस अकाउंट में, रिकरिंग अकाउंट में वो डिपॉजिट करता जाएगा। और जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो ही विल गेट अ सब्सटेंशियल अमाउंट, काफ़ी लमसम अमाउंट जो है विथ इंटरेस्ट विल बी पेड टू दिस अकाउंट होल्डर, उसे दिया जाता है। यानी यहाँ पे जब टाइम कंप्लीट होगा आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जब 5 इयर्स कंप्लीट होंगे तो उसे मिलेगा, या सपोज उसने 3 इयर्स को चूज़ किया है तो आफ्टर 3 इयर्स के बाद जो उसने पीरियड सेलेक्ट किया है फॉर दैट फिक्स्ड पीरियड ही विल गेट दैट अमाउंट बैक विथ इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है जनरली सिमिलर टू फिक्स्ड अकाउंट, उसके जितना ही मिलता है। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल और स्पेशली रिकरिंग अकाउंट जो है वो भी सैलरीड पीपल जो है यानी जिनका सेविंग अकाउंट है, दे विल प्रेफर दिस टाइप ऑफ अकाउंट, यानी इस तरह की सेविंग को वो प्रेफर करते हैं ताकि फिर से कि फ्यूचर में काफ़ी उनकी डिमांड्स होती हैं, फ्यूचर में वो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इन्जॉय करना चाहते हैं, फॉर दैट सेक दे प्रेफर दिस टाइप ऑफ अकाउंट। तो रिकरिंग अकाउंट। लास्ट है फिक्स्ड अकाउंट। अब फिक्स्ड अकाउंट भी आपके टाइम डिपॉजिट का हिस्सा है। यहाँ पे भी क्या करता है पर्सन जो है वो एक लमसम अमाउंट को डिपॉजिट करता है बैंक में फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, और जैसे ही वो फिक्स्ड पीरियड ख़त्म होता है तो ही विल गेट अगेन अ लमसम अमाउंट विथ इंटरेस्ट। जैसे सपोज मैंने 50,000 बैंक में डिपॉजिट करवाया, उसका एफडी करवा दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट है यानी एफडी करवा दिया, और वो भी 5 इयर्स के लिए रख दिया, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है मैंने 6 साल के लिए रख दिया, तो आई प्रेफर्ड अ फिक्स्ड पीरियड, मैंने फिक्स्ड पीरियड के लिए उसको डिपॉजिट में रख दिया।
जैसे वो फिक्स्ड पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो आई विल गेट अ सब्सटेंशियल अमाउंट, अ लार्ज अमाउंट विथ इंटरेस्ट। और फिक्स्ड अकाउंट में हमेशा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन फिक्स्ड अकाउंट। तो इस तरह से ये 4 टाइप के आपके अकाउंट हैं जिसके थ्रू बैंक जो है दे आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। नंबर 1 बाय डिमांड डिपॉजिट, that is through current account and saving account, and another one is time deposit, that is through recurring account and fixed account. क्लियर बच्चों? ये था पहला फंक्शन। जब आपका डिपॉजिट विदड्रॉ होता है ऑन योर डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड डिमांड का डिपॉजिट, जैसे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। लेकिन व्हेन द डिपॉजिट्स जो हैं दे आर रीपेएबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम कहते हैं टाइम डिपॉजिट, जैसे आपका रिकरिंग अकाउंट और आपका फिक्स्ड अकाउंट। क्लियर बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकंड है आपका यानी सेकंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, दैट इज प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स ने पैसे तो एक्सेप्ट कर लिए थ्रू डिपॉजिट्स, अब वही पैसे जो हैं वो अलग अलग कस्टमर के नीड्स के हिसाब से हमें उन्हें देने हैं। और वो कैसे दिया जाता है? बहुत इजी है, यू नो इट वेरी वेल। जैसे पहला हम देखते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको दिया जाता है बच्चों? करंट अकाउंट होल्डर को, बिजनेसमैन को, उन्हें जनरली दिया जाता है, क्योंकि सम टाइम करंट अकाउंट होल्डर जो है दे रिक्वायर टू पे द एक्सेस अमाउंट देन इट इज़ द डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो जो करंट अकाउंट होल्डर है वो बैंक से अपनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सैंक्शन करवा के रखता है, सो दैट अगर इस तरह की ट्रांजैक्शन में अगर कुछ एक्सेस अमाउंट विदड्रॉ भी हो तो बैंक्स कैन ईजिली प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू दैट करंट अकाउंट होल्डर। तो इसके लिए पहला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब जैसे से फॉर एग्जांपल कि एक बिजनेसमैन के अकाउंट में 20 लाख पड़े हैं, 20 लैक्स हैं, लेकिन उसने जो चेक्स इशू कर दिए वो 25 लैक्स के कर दिए, तो व्हाट इज द एक्सेस अमाउंट विदड्रॉन? 5 लाख। तो उस 5 लैक्स पे ही विल पे द इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट पे करेगा। तो करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है और इंटरेस्ट इज पेड ऑन एक्सेस अमाउंट विदड्रॉन बाय करंट अकाउंट होल्डर। क्लियर बच्चों? आपको तो खाली हेडिंग लिखनी है और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि सिंपली आपको ये क्वेश्चन जो है, मैंने क्यों कहा, क्योंकि सम टाइम ये क्वेश्चन जो है वो पूरा अगर 8 मार्क्स के लिए आया तो आपको ये जो है वो जिस तरह से मैं डिस्कस कर रही हूँ आपको डिटेल में लिखना है। लेकिन सम टाइम शॉर्ट नोट आएगा, शॉर्ट नोट जैसे अभी से फॉर एग्जांपल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और इसके 4 टाइप के क्लासिफिकेशन, तो 4 मार्क्स के लिए इनफ डेटा है। बट सपोज डिटेल में गए फॉर 8 मार्क्स, तो ये उसका एक पार्ट जो है वो हमें डिटेल में लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, बस यू कैन राइट द ओवरड्राफ्ट विद इन 1 or 2 लाइन। दैन अ डिस्काउंटिंग बिल्स, ये भी फैसिलिटीज़ जो है वो मोस्टली हमारे बिजनेसमैन को प्रोवाइडेड की जाती है फॉर डिस्काउंटिंग देयर बिल्स, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बिजनेसमैन कैन नॉट होल्ड द बिल्स टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो उन्हें जो हमारी बैंक्स हैं वो डिस्काउंटिंग बिल्स की फैसिलिटीज़ रहती है। तो ये भी शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं, इस तरह की फंडिंग की जो फैसिलिटीज़ है वो हम अपने बिजनेसमैन को प्रोवाइड करते हैं, तो डिस्काउंटिंग बिल्स। थर्ड आता है कैश क्रेडिट फैसिलिटी। अब कैश क्रेडिट में भी हमारे मोस्टली बिजनेसमैन को इस तरह की स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है जो उनके रेगुलर वर्किंग कैपिटल नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है। ये एक स्पेशल फैसिलिटी है जिनके लिए फिर से एक बिजनेसमैन जो है वो बैंक से एक कैश क्रेडिट की जो फैसिलिटी है, अमाउंट है, वो सैंक्शन करवा लेता है और उसके हिसाब से जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी कि कभी सपोज़ उसको एक बहुत अच्छी मशीनरी जो है वो ऑक्शन में मिल रही है या एक बहुत बड़ा प्लॉट जो है वो उसे सस्ते में मिल रहा है, तो अगर ऐसे कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है और उस समय ही कैन नॉट विदड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द वर्किंग और रनिंग बिजनेस, वो नहीं निकाल पाता है, तो एट दैट मोमेंट दैट कैश क्रेडिट की फैसिलिटी विल हेल्प देम।
वो उन्हें बहुत सपोर्ट करती है। तो ये एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी है जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन बैंक से ले लेते हैं, ताकि अगर उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एनी टाइम अराइज हो तो उनकी नीड्स को इजीली सेटिस्फाई कर सकें। सपोज़ अगर ऐसा उनको कभी ऐसा दिखाई देता है कि कोई 10 लाख में उनको प्लॉट मिल रहा है और एक बिजनेसमैन को लग रहा है अरे वाह, ये 10 लाख का प्लॉट अगर मैंने परचेस कर लिया तो मेरी वर्किंग कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, मेरा बिजनेस का लेवल, प्रोडक्शन लेवल और बढ़ जाएगा, लेकिन मैं अपने बिजनेस में एट प्रेजेंट पैसे निकालूंगा तो मुझे यहाँ प्रोडक्शन में तकलीफ होगी। तो व्हाट ही विल डू, ही विल यूज़ द कैश क्रेडिट का फैसिलिटी। फिर वो वहाँ से वो 10 लाख की पेमेंट कर देगा, यानी उसने अपने बिजनेस को भी एक्सपांड किया और अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल को भी डिस्टर्ब नहीं किया। तो इसके लिए हमारे बिजनेसमैन के लिए कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो है, जो हमारी कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती हैं, वो उनके रेगुलर नीड्स को, वर्किंग कैपिटल के नीड्स को हमेशा सपोर्ट करती हैं। कभी कभी उन्हें बिज़नेस को मॉडर्नाइज करना पड़ता है, कभी अपग्रेड करना पड़ता है, कभी ऐसा रहता है कि दे आर गोइंग टू चेंज द टेक्नोलॉजी। तो उन सब नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कैश क्रेडिट फैसिलिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लास्ट आते हैं लोन्स। अब ये तो यू नो दैट कि लोन्स बहुत पॉपुलर सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं जो हमारी इकोनॉमी में दिए जाते हैं। अब जब हम लोन्स की बात करते हैं तो 4 कैटेगरी ऑफ लोन्स रहते हैं। पहला रहता है कॉल लोन्स। ये जो कॉल लोन्स रहते हैं वो अप टू 14 डेज उतना ही दिया जाता है, अप टू 14 डेज के लिए दिया जाता है। देन है शॉर्ट टर्म लोन्स जो अप टू 1 ईयर दिया जाता है। देन थर्ड आता है मीडियम टर्म लोन्स, यानी मोर देन 1 ईयर बट अप टू 5 ईयर्स दिया जाता है। और फाइनली है लॉन्ग टर्म लोन। जब लोन मोर देन 5 ईयर्स आपको दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन। कितने टाइप के बच्चों लोन किए? 4 टाइप के। तो ये ब्लैंक्स में आ सकते हैं। कॉल लोन यानी कितने दिनों के लिए? 14 डेज के लिए हमने दिया। शॉर्ट टर्म लोन यानी कितने दिनों के लिए दिया? अप टू 1 ईयर, यानी 364, नॉट 365 डेज, 364 डेज। लेकिन जब हम कहते हैं मीडियम टर्म यानी मोर देन 1 ईयर अप टू 5 ईयर, लेकिन मोर देन 5 ईयर तो वो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म लोन। तो इस तरह से लोन जो है वो भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स को, बिजनेसमैन को, मल्टीनेशनल कंपनीज को, ट्रस्ट को उन्हें प्रोवाइड करती है एज़ पर नीड एंड रिक्वायरमेंट। लेकिन हाँ, जितना लोन का पीरियड ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा होगा, तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें दिखाई देता है। क्लियर बच्चों? चलो, ये थे हमारे 2 फंक्शन हमने किए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स और एडवांसेस कैसे देना बच्चों? पहले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर्स को, देन डिस्काउंटिंग दियर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो फैसिलिटी दी जाती है। कैश क्रेडिट का फैसिलिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड एंड लोन्स दिए जाते हैं 4 टाइप में। कॉल लोन अप टू 14 डेज, शॉर्ट टर्म लोन अप टू 1 ईयर, मीडियम टर्म लोन अप टू 5 ईयर एंड लॉन्ग टर्म लोन मोर देन 5 ईयर। तो ये है हमारे 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हमने कवर किए, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर बच्चों? थर्ड है एंसिलरी फंक्शंस। अब टेक्स्ट बुक में ये वर्ड लिखा हुआ एंसिलरी, डरने का नहीं बच्चों। एंसिलरी यानी एजेंसीज फंक्शन, क्योंकि कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं जो हमारी बैंक्स जो हैं वो हमारे कस्टमर्स को खुश करने के लिए हमेशा परफॉर्म करती हैं। और एंसिलरी फंक्शंस को आप जनरली जानते भी हो। जैसे हम पहले देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। मुझे अगर किसी को भी पैसे देने तो आई कैन ईजिली ट्रांसफ़र द फंड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो फंडिंग को ट्रांसफ़र करने का काम कौन करती है? कमर्शियल बैंक्स हमेशा अपने कस्टमर के लिए करती रहती है। मैं किसी को भी चेक इशू कर सकती हूँ, यानी किसी को भी पेमेंट कर सकती हूँ। तो ईजिली बैंक्स विल हेल्प अस फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स। दूसरा अगर हम देखते हैं कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ फंड्स। अब बैंक्स हमारे बिहाफ ऑफ में हमारी बहुत सी पेमेंट को रिसीव करती हैं, जैसे सैलरीज और वेजेस को कलेक्ट करती है। ओके, ऐसा बहुत बार होता है। हमने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट और डिविडेंड वो भी कलेक्ट कर लेती है, यानी इंटरेस्ट और डिविडेंड को ले लिया। या हमारा सपोज़ कहीं एफडी था, वो विथ इंटरेस्ट के साथ वापस आया, वो भी डायरेक्टली हमारे अकाउंट में सेव हुआ। तो इस तरह की कलेक्शन जो है वो कमर्शियल बैंक्स करती हैं। लेकिन अगर हमें पेमेंट करना होता है
तो भी बैंक्स हमें सपोर्ट करती हैं। जैसे मुझे LIC की प्रीमियम देनी है, सपोज़ मुझे अपना जो मोबाइल है वो रिचार्ज करना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, या मुझे गैस की चार्जेस भरनी है। तो इस तरह से अगर मुझे कोई भी पेमेंट करनी है, कोई भी पेमेंट करनी है, रेंट मुझे पे करनी है, या सपोज़ मुझे किसी को पेमेंट करना है, या सपोज़ मुझे किसी को कुछ मैंने किसी से ड्यू लिया है, डेप्ट लिया है, मुझे उसे रीपे करना है, तो वो पेमेंट भी हमारी बैंक्स हमें करती हैं। तो इस तरह की कलेक्शन और पेमेंट दोनों में सपोर्ट करता है हमको बैंक एज अ एजेंसी फंक्शन। थर्ड आता है मर्चेंट बैंकिंग, यानी बैंक्स जो है sometime they become a counselor, they will help us in investment। वो हमें इन्वेस्टमेंट में गाइड करती हैं, हमारे फंड्स को जो है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करती हैं, हमारे सेविंग को, जो हमने अभी अभी पढ़ा कि हमारे सेविंग को जो है वो कन्वर्ट करती है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। तो वो मर्चेंट बैंकिंग्स की तरह काम करती हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टर्स बनती हैं, यानी डिफरेंट हम सीखेंगे किस तरह से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में वो हमारे सेविंग्स को कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज। अब ये भी बहुत रेगुलर नीड्स होती है कस्टमर्स की। बहुत से बिजनेसमैन जिन्हें डिफरेंट टाइप की फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो अगर उन्हें उस फॉरेन करेंसी की नीड है, उसको भी सेटिस्फाई करता है बैंक्स। तो फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है बैंक्स। जब इनफ्लो होता है कैश का यानी फॉरेन करेंसी का, तो कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में देना, या सपोज़ हम अब्रॉड जा रहे हैं या इंपोर्ट का पेमेंट करना है, उसके लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, तो भी कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी में देना। ऑल द सर्विसेज रिलेटेड विद द फॉरेन एक्सचेंज इट इज़ प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स। या सेफ डिपॉजिट लॉकर, ये तो आप बच्चे सब जानते होंगे कि अगर आपके कुछ वैल्यूएबल्स हैं, ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स हैं, जो भी आपके स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको हम अगर सेफ़ रखना चाहते हैं तो बैंक में सेफ वॉलेट्स जो हैं वो हम हायर कर सकते हैं, और ऐसी फैसिलिटीज़ हमें बैंक देती हैं। नॉट ओनली दैट, डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, ये फैसिलिटी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीमेट अकाउंट। जो लोग शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में, स्टॉक मार्केट में अपनी ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए स्पेशल अकाउंट बैंक में खोलना पड़ता है, डीमेट अकाउंट, जो बहुत कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो ये फैसिलिटीज़ भी कौन प्रोवाइड करता है? कमर्शियल बैंक्स। देन इंटरनेट बैंकिंग, ये तो आप जानते हो, मोबाइल बैंकिंग, ये सब फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमें कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के एंसिलरी यानी एजेंसीज फंक्शन है। आपको बच्चों सिर्फ नाम लिखना है, दैट्स इट, बट यू शुड नो इट कि इस तरह के फंक्शंस बैंक हमारे लिए परफॉर्म करती है। तो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ फंड्स, एज अ मर्चेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हमारी बहुत सी ट्रांजैक्शंस को डील करती है, सेफ डिपॉजिट लॉकर है, डीमेट फैसिलिटीज़ है, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, या ATM फैसिलिटी है। ATM फैसिलिटी यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन फैसिलिटी, यानी एनी टाइम वी कैन विदड्रॉ द मनी एंड फॉर दैट डेबिट कार्ड इज इशूड बाय द बैंक। तो ये सब जो फैसिलिटीज़ है वो हमारे एंसिलरी फंक्शंस का हिस्सा हैं। क्लियर बच्चों? या आपने ये भी पढ़ा होगा कि इस एंसिलरी फंक्शन में एक दो और, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट है, वो भी हमें बैंक प्रोवाइड करती है। या बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक हमारी अंडर राइटर एजेंट बनती है, यानी यू नो दैट कि अगर स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अगर हमें वो कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी नहीं मिलता है, तो बैंक विल गिव द अंडर राइटिंग कि ही विल परचेज द रेस्ट ऑफ शेयर्स, यानी दैट विल पेड बाय एडजस्टेड बाय दैट बैंक। तो बैंक हमारी अंडर राइटर बनती है, बैंक हमारी गारंटर बनती है, बैंक हमारी ट्रस्टी बनती है। तो बहुत सारे एंसिलरी फंक्शंस हैं जो बैंक हमारे लिए परफॉर्म करती है। हो गया ना इजी बच्चों? नाउ लास्ट फंक्शन, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। अब हमारे इस पूरे सिस्टम में जब हम देखते हैं कि एक बैंकिंग सिस्टम जो है जब एक बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता है, तो ऑल द बैंक्स टुगेदर बहुत ही अच्छा रोल परफॉर्म करते हैं फॉर क्रिएटिंग क्रेडिट। और क्रेडिट भी कैसे? मल्टीपल एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट। और जनरली इसमें से अगर हम बात करें तो हम लोग कहते हैं कि ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, दे आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ क्रेडिट।
दे आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रेडिट। जनरली इकोनॉमिस्ट सेयर्स का कहना है कि हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर प्लेइंग अ रोल ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रेडिट। वो क्रेडिट का मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इतनी क्रेडिट क्रिएट करते रहते हैं, इतना वॉल्यूम क्रेडिट का क्रिएट होता है जिससे हमारे इकोनॉमी की बहुत सारी फाइनेंशियल नीड्स को वो सेटिस्फाई करते हैं। अब इसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं बच्चों, ताकि आपके लिए ये फंक्शन समझना बहुत इजी हो जाए। और मैंने नोट्स में भी बहुत इजीली पॉइंट्स में लिखा है, नॉट दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल आई हैव प्रोवाइडेड, लेकिन एक सिंपल पॉइंट्स में लिखा है क्योंकि आपको इतना डिटेल में नहीं करना, लेकिन यू शुड नो इट सम टेक्निकल टर्म्स। जब हम कहते हैं कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट को क्रिएट करती हैं, जबकि क्रेडिट को कंट्रोल कौन करता है बच्चों? सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक। लेकिन क्रेडिट को क्रिएट करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स को वो ले लें ताकि बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, उनका प्रॉफिट लेवल बढ़े। इसके लिए यू नो दैट बार बार क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो प्रोवाइडेड होते हैं ताकि हमारी बहुत सारी नीड्स को हम सेटिस्फाई करें। यानी दे विल क्रिएट द डिमांड इन आवर माइंड। क्रेडिट कार्ड लेना यानी हमारे माइंड में क्रेडिट कार्ड होगा, यानी वी नो दैट कि क्रेडिट कार्ड इज अवेलेबल इन आवर पॉकेट एंड वॉलेट, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी विल बी इंड्यूस्ड टू डू मोर एंड मोर शॉपिंग एंड परचेज द वेरियस कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। तो ये सब चीज़ें जो है वो इकोनॉमी में बैंक्स हमेशा अपने कंज्यूमर को ऑल द टाइम मोटिवेट और अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब सिंपल एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे बैंक्स जो है वो मोटिवेट करती है फॉर क्रिएटिंग द क्रेडिट। अब जैसे से फॉर एग्जांपल हमारे इकोनॉमी में बैंकिंग हैबिट्स जो हैं वो काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं। हम लोग हर तरह की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंक के थ्रू कर रहे हैं, और जब भी हम क्रेडिट, जब हमारी बैंक्स जो है वो सैंक्शन कर रही है तो इट इज़ गिवन बाय द चेक। वो चेक के थ्रू जो है वो आपको फैसिलिटी दे रही है। नाउ जब भी अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं बच्चों, whenever the amount is deposited into the bank तो it is called primary deposit। क्या बोला मैंने बच्चों? जब भी हम बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन की तो कुछ टर्म्स को ध्यान देना है। जैसे प्राइमरी डिपॉजिट, मैंने सपोज ए बैंक में, ए बैंक है, उसमें मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग में डिपॉजिट किया 10,000। मैंने 10,000 को डिपॉजिट किया। जब 10,000 को मैंने डिपॉजिट किया, यानी कैश में डिपॉजिट किया या चेक में डिपॉजिट किया, वेदर आई हैव डिपॉजिटेड इन कैश या चेक, बट आई हैव डिपॉजिटेड। तो जब डिपॉजिट किया तो ये क्या बन गया? प्राइमरी डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट। मैंने ए बैंक में 10,000 डिपॉजिट किया तो क्या बन गया बच्चों? प्राइमरी डिपॉजिट। नाउ अब सेकंड पॉइंट, एज पर द गाइडलाइन ऑफ आरबीआई, हर बैंक को कीप असाइड करके रखना है सम अमाउंट ऑफ कैश। क्यों? टू मीट विथ द डेली ऑब्लिगेशन ऑफ कैश। क्योंकि कुछ लोग अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट करने आ रहे हैं तो कुछ लोग पैसे विथड्रॉ करने भी आएंगे। तो जो लोग विथड्रॉ करने आएंगे उनके लिए भी आपके पास अलग कैश होना चाहिए। इसके लिए हर ट्रांजैक्शन में से कुछ हिस्सा आपको साइड करके रखना है, जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। क्या कहा मैंने? कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो मीन्स द अमाउंट which is kept aside by each and every commercial bank to meet with the daily obligation of cash at the counter. Now, तो इसके लिए सेकंड जो मैंने कॉलम लिया है वो CRR अमाउंट, और मैं इसको सिंपल करने के लिए एग्जाम्पल को मैं ले रही हूँ CRR अमाउंट जो है वो एट 10%, यानी जो मैं अमाउंट हर एक एंट्री का, हर एक प्राइमरी डिपॉजिट का साइड करूँगी वो होगा 10%। तो अब हमारे बैंक में आया 10,000। अब उस 10,000 का 10% कितना हुआ बच्चों? एक प्लेस गायब कर दो तो 1,000, तो वो बन गया आपका 1,000। तो वो 1,000 मैंने साइड किया तो वो क्या बना उस ए बैंक के लिए? कैश रिजर्व रेशो, CRR अमाउंट साइड हो गया। अब इस 10,000 में से 1,000 माइनस करो तो क्या हो गया? बच गया हमारा 9,000। वो बन गया हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट कब बनता है? सेकेंडरी डिपॉजिट तब बनता है जब हम प्राइमरी डिपॉजिट में से CRR अमाउंट को माइनस करते हैं।
यानी 10,000 में से 1,000 माइनस किया तो बचा मुझे सेकेंडरी डिपॉजिट। इस सेकेंडरी डिपॉजिट का दूसरा नाम है डेरिवेटिव डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट का दूसरा नाम है डेरिवेटिव डिपॉजिट। ये जो बचा हुआ पैसा है यही बैंक यूटिलाइज करती है फॉर सैंक्शनिंग लोन एंड एडवांसेस। यानी यही पैसा जब भी हमारे कुछ बिजनेसमैन आते हैं जिन्हें शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए हमें लोन और एडवांस देना है, तो ऐसे जो बच गए पैसे उसमें से हम लोन जो है फॉर 9,000 के लिए इशू कर देंगे बाय चेक। अब हमने चेक में वो पैसा दे दिए। अब जिस भी पार्टी को हमने सपोज 9,000 दे दिया वो गया अपने बैंक बी में और उधर जाके वही चेक जो है उसने 9,000 का डिपॉजिट किया। देखो मैं सिर्फ एक ट्रांजैक्शन ले रही हूँ, देखो उस एक ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हो रहा है। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने 10,000 यहाँ पे ए बैंक में डिपॉजिट किया, CRR था 10%, 1,000 माइनस किया, बच गए 9,000, दैट इज सेकेंडरी डिपॉजिट यानी डेरिवेटिव डिपॉजिट। उसको मैंने चेक के थ्रू किसी को दे दिया। अब वो बंदा गया अपनी बैंक में, उसकी बी बैंक थी, वो बी बैंक में पहुंच गया और वहाँ पे अपना चेक डिपॉजिट कर दिया। अब चेक उसने अपने खाते में डाल दिया तो वहाँ पे वो क्या बन गया, फिर से प्राइमरी डिपॉजिट। अब उस बैंक के ऊपर भी RBI का वही रूल है, दैट इज़ 10% CRR मैनेज करना है। तो उस 9,000 का 10% कितना होगा बच्चों, 900। फिर वो बैंक 900 साइड करेगी और बाकी बचा हुआ पैसा दैट इज़ 8,100 जो है वो लोन के फॉर्म में यानी सेकेंडरी डिपॉजिट में बचा। और उस बैंक ने क्या किया, 8,100 जो बच गया आफ्टर CRR अमाउंट दे दिया लोन में, जाओ भाई लेके जाओ। अब उसने तीसरे पर्सन को वो दे दिया। अब उस बंदे को 8,100 का लोन मिला और वो गया अपनी बैंक सी में, उधर जाके उसने वो 8,100 को डिपॉजिट कर दिया। अब उस सी बैंक के ऊपर भी RBI का सेम रूल कि उसको 10% CRR मैनेज ही करना है। तो उसने भी 8,100 का 10%, 810 यानी एक प्लेस गायब कर दो तो 810 रुपया। तो उसने वो 810 जो है वो साइड किया, तो बाकी जो बचा 7,290 जो है वो उसने सेकेंडरी डिपॉजिट में बचाया, जो फिर लोन में किसी और पर्सन को दे दिया। अब जिसको भी दे दिया वो आ गया अपने दूसरी बैंक में, अपना 7,290 डिपॉजिट किया। ऐसे तो बार बार चलता ही जाएगा। अब हमारा मेन काम जो हम समझना चाहते हैं वो ये रहता है कि जब इस तरह से प्राइमरी डिपॉजिट हर एक बैंक में डिपॉजिट होता है तो हर बैंक CRR अमाउंट माइनस करती है और CRR के बाद जो बच जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट और डेरिवेटिव डिपॉजिट उसी को ही सैंक्शन करती है इन द फॉर्म ऑफ लोन। और इस तरह से ये जो मल्टीपल बैंक्स हैं आपस में मिलके मल्टीपल एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट को जनरेट करती हैं और ऐसे वो बढ़ता ही जाता है। अब जनरली हम देखते हैं कि जब भी इस तरह से CRR जो है, सपोज CRR परसेंटेज जो है वो आपका 10% है, अगर 10% है तो जो हमारा मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी था वो एटलीस्ट 10 टाइम्स तो होता ही है, यानी 10 बार तो आपकी क्रेडिट जो है वो मल्टीप्लाई होती ही जाएगी। यानी हमारा जो ये 10,000 है वो मल्टीप्लाई होते होते, यानी अगर मैं इसको टोटल जब देखूंगी वो मल्टीप्लाई होता जाएगा तो 10,000 जो है वो फाइनली पिक्चर बनेगा 1 लाख। और हमारा जो CRR है 1,000 वो भी 10 टाइम्स मल्टीप्लाइड बन के बनेगा 10,000। और हमारी जो लोन सेंक्शनिंग कैपेसिटी है 9,000 का बनेगा 90,000। 10 टाइम्स तो वो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, यानी वो आपकी इकोनॉमी में 10 टाइम्स आपके क्रेडिट को मल्टीप्लाई करेगा, आगे बढ़ाता जाएगा। यानी यही जो हमारे पहली बैंक में से लोन निकला था 9,000 वो 10 टाइम्स 10 बैंक से आगे घूमते 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 आपका 90,000 का इफेक्ट देने वाला है। तो ये इफेक्ट देखो कैसे एक ट्रांजैक्शन ने इतना वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को जनरेट किया, मल्टीप्लाई किया। इसको हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। और ये कमर्शियल बैंक्स की एक बहुत स्पेशल क्वालिटी और फंक्शन है, क्योंकि हमारी बैंक्स जो है इस तरह के क्रेडिट को क्रिएट करने का काम करती हैं।
जो भी प्राइमरी डिपॉजिट आता है आइदर इन कैश और बाय चेक, उसमें से 10% जो है यानी जो भी CRR अमाउंट है जैसे 4% है वो उन्होंने माइनस किया, और जो बाकी पैसा बच गया वो सेकेंडरी डिपॉजिट है और वो लोन के फॉर्म में इशू हो जाता है। अब ये हमने किया, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, 10% अगर CRR था तो वो कितनी बार आगे गया, मिनिमम 10 टाइम्स तो वो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अब अगर मैं सपोज CRR को बढ़ा देती हूँ, समझो मैंने CRR को कर दिया 20%, तो आपकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कितनी हो जाए, CRR बढ़ जाता है तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है। देखो बच्चों कैसे एग्जांपल देती हूँ, सपोज आपके हाथ में 100 रुपये का नोट है और आप हर बार 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया कॉन्स्टेंट दे रहे हो, जबकि यहाँ पे तो डिमिनिशिंग है, तो ये तो ज़्यादा बैंक्स में जाएगी, लेकिन आप कांस्टेंट दे रहे हो। आपने 10 रुपीज़ अगर डिवाइड किया तो 100 रुपये का नोट आप कितने लोगों को दे सकोगे, 10 लोगों को, यानी 10 टाइम्स तो होगा। लेकिन सपोज 100 रुपये का नोट है और 20 रुपया साइड करना है, तो आप कितने को दे सकोगे बच्चों, 5 पर्सन्स को। यही फंडा यहाँ पे है। जब CRR अमाउंट आपने बढ़ा दिया तो आपके कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी और वो हो जाएगी सिर्फ 5 टाइम्स। लेकिन अगर आप CRR को कम कर देते हो, जैसे 5% कर दिया, 5%, खाली 5% माइनस करना है, तो 100 रुपये में से अगर 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया माइनस करें तो 20 टाइम्स तो हम उसकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को बढ़ा ही सकते हैं। तो देखो आपकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी 20 टाइम्स हो गई। तो हमेशा CRR अमाउंट आपके क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को इम्पैक्ट करता है बच्चों, असर करता है। लेकिन बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको, ये आपने समझ लिया, आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है बच्चों, बट यू शुड नो सम टेक्निकल टर्म्स, जैसे प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है, ये समझ लिया तो बस मैंने अपने नोट्स में आपको पॉइंट्स में दिया। जैसे हमारा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन, तो पहला है प्राइमरी डिपॉजिट, द अमाउंट विच इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक आइदर इन कैश और इन चेक, दैट इज़ प्राइमरी डिपॉजिट। कैश रिजर्व रेशो क्या है, इट इज़ द गाइडलाइन, इट इज़ द परसेंटेज रेशो फिक्स्ड बाय RBI, और हर कमर्शियल बैंक हैज़ टू फॉलो, दे हैव टू कीप सम अमाउंट ऑफ कैश असाइड टू मीट द डेली ऑब्लिगेशन ऑफ कैश। और उसके अलावा जो भी आपका CRR अमाउंट प्राइमरी डिपॉजिट में से माइनस होता है, जो बच गया, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। और मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, जैसे प्राइमरी डिपॉजिट है 10,000, CRR 10% 1,000, माइनस किया तो कितना हो गया, 9,000। बस सिंपल एग्जांपल, आपका काम हो गया, क्योंकि इस तरह से सिंपल वे में आपको लिखना है। लेकिन आपने समझा बहुत अच्छी तरह से बच्चों, तो मैंने कहा ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी चालू की है, दैट इज़ ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जिसमें आज हमने कवर किया फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अगर पूरा फंक्शन 8 मार्क्स के लिए है तो आपको डिटेल में लिखना है। कभी कभी आता है शॉर्ट नोट सिर्फ ऑन द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक, 4 मार्क के लिए लिखना है। और कभी कभी 4 मार्क के लिए अगर सपोज यही पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो आपको इन शॉर्ट में पूरा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको यही आपको बताना है पैराग्राफ में, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट का पैराग्राफ, देन प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस में सिर्फ हेडिंग, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल्स, कैश क्रेडिट एंड लोन्स। और उसके अलावा जो एंसिलरी हमारे फंक्शंस हैं उसमें से कोई भी 4-5 फंक्शन लिख दो। बहुत फंक्शंस हमने देखे, तो 8 तो आपको दिख ही रहे हैं। इसके अलावा हमने कहा वो ATM फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट को देते हैं, अंडरराइटर्स हमारे बनते हैं, गारंटर्स बनते हैं, तो बहुत फंक्शन है जो बैंक हमारे लिए परफॉर्म करती है। और लास्ट हमने देखा क्रेडिट क्रिएशन। तो जिस तरह से बच्चों हमने डिस्कस किया, in the same way I have provided my notes. So yes my dear students, if you like this video you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.